क्या हाल है बच्चों? पढ़ाई ठीक चल रही है? मैं एस.के. सिंह आपका अपने YouTube चैनल एस.के. सिंह क्लासेज में स्वागत करता हूँ। कोरोना के समय जब कोचिंग बंद हुई थी तब सेंटर ऑफ मास का टॉपिक चल रहा था। हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए देखा जाए सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ये एक एक्स एक्सिस मान लेते हैं। यहाँ पर एक पार्टिकल मास m1, यहाँ एक पार्टिकल मास m2। अब देखिए दो पार्टिकल का सिस्टम है और दोनों पार्टिकल एक लाइन पे रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर आएगा, क्योंकि इस लाइन के इधर भी मास जीरो है, इस लाइन के इधर भी मास जीरो है। इसका मतलब दोनों तरफ मास बराबर है, यानी इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, इसलिए सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर आएगा। तो चलिए ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास, और जहाँ सेंटर ऑफ मास आप माने हो वहीं से वाई एक्सिस ड्रा कर दो। अगर ये वाई एक्सिस है तो ये ओरिजिन हुआ 0 0। मान लेते हैं ये r1 दूरी है और ये r2 दूरी है। तो बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? -r1, 0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? r2, 0। अच्छा बताओ, यक्स-सी-एम का फार्मूला आपको आता है? m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। यक्स-सी-एम 0, चलो रख दो। m1 और x1 की जगह -r1 प्लस m2 और x2 की जगह r2 बाई में m1 प्लस m2। चलिए तिरछा गुणा कर लो, ये हो गया 0। क्या बनेगा? m1 इंटू -r1 प्लस m2 इंटू r2। जरा सुन लो 2 मिनट। मास गुणे दूरी कहाँ से? cm से। मास गुणे दूरी कहाँ से? cm से। और मास को दूरी से गुणा कर दिया, इसको जानते हो क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ मास। मास गुणे दूरी, मोमेंट ऑफ मास। बताइए, मोमेंट ऑफ मास प्लस m2 का मोमेंट ऑफ मास बराबर में क्या है? 0, यानी पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ मास क्या होता है? 0 होता है। आइए इसको हम लिख लेते हैं। लिखो, इट मीन्स moment of mass of a system about the cm, यानी center of mass is always equal to 0। बड़े काम की लाइन है ये। यानी किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ मास 0 होता है, और इस पे न्यूमेरिकल बढ़िया बनते हैं। आगे हम देखेंगे, इस लाइन पे सवाल बनेंगे। आइए इसको हम फिर से उठा लेते हैं। तो लिखो अगेन, 0 इक्वल टू m1 -r1 प्लस m2 इंटू r2। इसको बाएं तरफ ले आओ तो m1 इंटू r1, m2 इंटू r2 लीजिए। बहुत बढ़िया रिजल्ट। अब देखो इधर सुन लो, मास गुणे cm से दूरी बाएं तरफ, मास गुणे cm से दूरी दाएं तरफ बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास के बाएं तरफ और सेंटर ऑफ मास के दाएं तरफ मास गुणे दूरी बराबर होता है। मास बराबर होना जरूरी नहीं है दोनों तरफ,
लेकिन मास गुणे दूरी दोनों तरफ बराबर होगा। सेंटर ऑफ मास के बाईं तरफ मास गुणे दूरी और सेंटर ऑफ मास के दाईं तरफ मास गुणे दूरी जरूर बराबर होगा। जब भी दो पार्टिकल का सिस्टम आपको मिले और न्यूमेरिकल करना हो तो ये इससे बढ़िया कोई फार्मूला नहीं है। दो पार्टिकल के सिस्टम का सबसे बढ़िया फार्मूला ये है। और ये लाइन तो जब कभी मास कंटिन्यूअस फैला हो, जैसे रॉड है, ठीक है ना, उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना हो, जिसमें मास वेरी कर रहा हो, फंक्शन दिया हो, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अभी हम देखेंगे। आइए थोड़ा और डिस्कस कर लें। नोट करिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। फिजिक्स तो अच्छे से सीखनी पड़ेगी तभी मज़ा आएगा। नोट करिए एक बात और, हम यहाँ लिखना चाहते हैं फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी जिसे हम शॉर्ट में सीजी कहेंगे, सीजी। देखिए यहाँ पर मास गुणे दूरी है, मास गुणे दूरी यानी मोमेंट ऑफ मास लिया गया है। अगर सेंटर ऑफ मास ढूंढना हो तो मोमेंट ऑफ मास ढूंढते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढना हो तो मोमेंट ऑफ वेट ढूंढते हैं। यानी मास गुणे दूरी की बजाय वेट गुणे दूरी करेंगे तो हम लिखेंगे W1 गुणे R1 बराबर W2 गुणे R2। अब W1 की जगह M1 G1 इंटू R1 और M2 G2 इंटू R2। अच्छा, मान लो कि G1 की वैल्यू G2 के बराबर है तो ये कट जाएगा, तो क्या मिलेगा रिजल्ट? M1 R1 इक्वल टू M2 R2। जरा इस रिजल्ट को देखो और इस रिजल्ट को देखो। ये सेंटर ऑफ मास के लिए था और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। अब दोनों सेम हैं, लेकिन ये तभी होगा जब G1 की वैल्यू और G2 की वैल्यू बराबर हो। यानी M1 और M2 जहाँ रखे हैं, अगर वहाँ G की वैल्यू सेम है तो जहाँ सेंटर ऑफ मास होगा वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगी। यानी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर होंगे। और अगर G की वैल्यू दोनों जगह M1 और M2 जहाँ रखे हैं G की वैल्यू अलग अलग है तो सेंटर ऑफ मास कहीं और होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और होगा। तो इस बात को लिख लेते हैं। इट मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी coincides with the center of mass if value of G is same at the positions of M1 and M2। बहुत बढ़िया पॉइंट है, थ्योरी का बढ़िया सवाल निकालता है यहाँ से। अब बताइए, अगर G M1 की जगह G और M2 की जगह G इक्वल है तो CG जहाँ है वहीं CM है। लेकिन अगर M1 की जगह G कुछ और है, M2 जहाँ रखा है वहाँ G कुछ और है, तो CM कहीं और है, CG कहीं और। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो दो फार्मूला हमारे हाथ लगे। आइए इन पर हम सवाल चर्चा कर लें पहले, फिर आगे पढ़ेंगे। आइए कुछ सवाल देख लें। बहुत आसान है, थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, कठिन बिल्कुल नहीं। आइए, जैसा मैंने अभी कहा कि जब मास लगातार फैला हो, जैसे एक रॉड की फॉर्म में, और मास वेरी कर रहा हो, तो ये जो मोमेंट ऑफ मास वाला तरीका है ये बहुत अच्छा है। तो आइए एग्जाम्पल देखा जाए।
देखो ये एक रॉड है जिसकी लंबाई L है। चलिए यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू 0 और यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू L। यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं जिसकी दूरी यहाँ से x है और इस टुकड़े की लंबाई चलो जी हम dx मान लेते हैं। और यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ हमें दिया गया है kx, जहाँ k क्या है कांस्टेंट। अब देखो ये रॉड एक जैसी नहीं है। एक जैसी का मतलब सब जगह मास एक जैसा नहीं भरा है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मास बढ़ेगा क्योंकि x के प्रोपोर्शनल है और k क्या है कांस्टेंट है। तो अगर ये एक जैसा मास होता तो सेंटर ही, रॉड का सेंटर ही इसका CM होता, यानी सेंटर ऑफ मास होता। लेकिन क्योंकि मास वेरी कर रहा है, उसका फंक्शन दिया है, इसलिए हमें इसमें इंटीग्रेशन करना होगा, यानी मोमेंट ऑफ मास का कंसेप्ट। तो एक बात सुन लीजिए, जब कभी रॉड के फॉर्म में मास है और रॉड में मास बदल रहा हो तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ सबसे बढ़िया तरीका है। आइए देखा जाए। पहले चलिए इसका मास ढूंढते हैं। बताइए kx अब गुणे में dx। क्यों? ये है यूनिट लंबाई का मास, अब गुणे में इसकी लंबाई, तो इस टुकड़े का मास हो गया। अच्छा चलिए यहाँ पर हम CM मान लेते हैं, ये लो। और ये दूरी क्या है? r है, माना हमने। आइए पहले हम सवाल लिख लें। सवाल नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ CM ऑफ रॉड फ्रॉम x इक्वल टू 0। यहाँ से बताना है CM कहाँ है। तो हमने माना कि यह r दूरी पर CM है। अब चलो इसके अबाउट मोमेंट ढूंढो इसका, इस टुकड़े का। तो बताइए टुकड़े का मास अब गुणे CM से दूरी इसकी, तो r माइनस एक्स, ये लो r माइनस एक्स, ये हो गया मोमेंट ऑफ मास। अब पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ मास अबाउट CM 0 होता है। तो यहाँ इंटीग्रेशन करो 0 से L तक बराबर में 0। अच्छा बताइए k को चलो बाहर ले लेते हैं और x को यहाँ ब्रैकेट में डाल दो, तो ये बना rx माइनस एक्स स्क्वायर और ये है dx और लिमिट लगा दो 0 से L तक बराबर में 0। आइए और आगे कंटिन्यू करें। चलिए देखिए इधर k तो बाहर ही रहने दो, r कांस्टेंट है। बताइए x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो x क्यूब बाई 3 और लिमिट लगाओ 0 से L, ये लो बराबर में 0। अच्छा k को 0 के नीचे भेज देते हैं, अपर लिमिट रखो तो r इंटू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस अपर लिमिट एल क्यूब बाई 3 बराबर में 0, क्योंकि लोअर 0 है। चलो इधर भेजो, r इंटू एल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एल क्यूब बाई 3 और 2 ठो एल उड़ा दो। बताइए क्या बचा? 2l बाई 3 लीजिए आंसर। अब सुन लो थोड़ा सा, जनरली बच्चे रट्टा मार लेते हैं आंसर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं याद करना, इतना बस सुन लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जब ये रॉड दी हो और रॉड का मास बदल रहा हो, यानी फंक्शन दिया हो, अब ये फंक्शन kx होगा, kx स्क्वायर होगा या कुछ और भी हो सकता है। फंक्शन बदलने से केवल गणित बदलेगी, फिजिक्स नहीं बदलेगी। सवाल ऐसे ही करेंगे, यानी एक टुकड़ा लेंगे, उस टुकड़े का मास ढूंढेंगे, CM से उसकी दूरी से उस टुकड़े की दूरी का उस टुकड़े की जो दूरी है CM से, उसको हम गुणा करेंगे मास से, और इस तरीके से हमें मोमेंट ऑफ मास मिल जाएगा टुकड़े का। और क्योंकि पूरी रॉड यानी पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ मास 0 होता है, इसलिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, फंक्शन बदलेगा, सवाल नहीं बदलेगा।
फंक्शन बदलेगा तो गणित बदलेगी। आइए एक सवाल और देख लें तो क्लियर हो जाएगा क्या नाटक है। मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला एग्जाम्पल नोट करिए। इफ द मास पर यूनिट लेंथ of a rod of length 1 meter varies as lambda equal to 2 plus x. Calculate the, अच्छा ये 3 मीटर है, 3 मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस रॉड फ्रॉम दिस रॉड। छोड़िए, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ये रॉड मान लो, ये लो। यहाँ मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू 0, यहाँ मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू 3 मीटर। अच्छा चलिए एक टुकड़ा मान लेते हैं, ये लो, ये है टुकड़ा। कहाँ पर? x दूरी पर। और इस टुकड़े की लंबाई, चलो जी dx, और इसे क्या बोलोगे? एलिमेंट यानी टुकड़ा। और इसका लीनियर मास डेंसिटी या मास पर लेंथ ये दिया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था फंक्शन बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। चलिए ये cm मान लेते हैं, cg पूछे हो तो cg लिख दो। और ये दूरी चलिए हम r मान लेते हैं, ये लो। आइए बिल्कुल पिछले सवाल की कॉपी कर दें। जैसा मैंने कहा मैथ बदलेगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा, तरीका वही है। तो जब कभी मास वैरी कर रहा हो यानी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मास का दिया हो तो बहुत अच्छा तरीका है। चलो अच्छा बताओ, इस टुकड़े का पहले आइए मास पता करें। तो 2 प्लस x गुणे में dx, ये हो गया इस टुकड़े का मास। अच्छा इसको g से गुणा करेंगे क्योंकि हमको cg चाहिए, तो वेट ढूंढना पड़ेगा। तो मास गुणे g क्या हो गया? वेट। अच्छा इसको cg से जो दूरी है इसकी उससे गुणा करो, तो हम लिखेंगे r माइनस एक्स। ये जानते हो क्या हो गया? इस टुकड़े का मोमेंट ऑफ वेट अबाउट द cg। अब हमें क्योंकि पूरी रॉड का चाहिए तो चलो इंटीग्रेट कर दे 0 से 3 मीटर, 3 मीटर बराबर में 0। अच्छा चलिए g बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है। अब 2 का गुणा करो पहले r से तो 2r, 2 का गुणा करो x से माइनस 2x, x का गुणा करो r से प्लस rx, x का गुणा करो x से माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx, ये लिमिट 0 से 3 बराबर में 0। अच्छा g को इसके नीचे भेज दो, खत्म। 2r का इंटीग्रेशन बोलो, 2r इंटू एक्स, और 2x का 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस rx का rx स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3। लिमिट लगाओ 0 से 3 बराबर में 0। अच्छा पहले अपर लिमिट रखो यहाँ, तो 2r इंटू 3 माइनस देखो 2 कट गया, 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस में r बाई 2 और इंटू में 3 का स्क्वायर यानी 9 और ये 3 का क्यूब
27/3 यानी 9 बराबर में 0। अच्छा चलो इसको इकट्ठा कर लें तो 6r प्लस 9/2r और ये दोनों उधर ले जाओ तो 18, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12r प्लस 9r इक्वल में कितना हुआ 36, और ये जोड़ो 21r इक्वल टू 36। r बताइए कितना मिल गया 36/21, 3 से काटो यानी 12/7 है ना, क्या मीटर। ये लो, यानी x बराबर 0, यानी इस छोर से इतनी दूरी पर ये आएगा, यानी 1 पॉइंट कुछ। अगर ये 3 है तो 1.5 मीटर पे होता, लेकिन 1.5 से ज़्यादा आएगा, है ना। 12/7 आंसर है ना। बिल्कुल आसान सवाल। बस एक टुकड़ा लो, उस टुकड़े का मास पता करो, ठीक है ना, फंक्शन दिया होगा, और फिर CG या CM जो भी ढूंढना वहाँ से दूरी ढूंढो, उसका गुणा कर दो, ये हो जाएगा मोमेंट या मोमेंट ऑफ मास या मोमेंट ऑफ वेट, और फिर इंटीग्रेट कर दो। बिल्कुल अच्छा सवाल है और आता है। आइए M1 R1 इक्वल टू M2 R2 पर 1-2 सवाल देख लें। वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके नीट के उसमें अक्सर दिखाई देता है कि जब 2 पार्टिकल का सिस्टम दिया हो, कुछ दूरी पर वो पार्टिकल रखे गए हों, तो M1 गुणे CM से दूरी यानी R1 और M2 गुणे CM से दूरी यानी R2। बहुत आसान सवाल है, आराम से कर लो। आइए अगला सवाल देखें। टू particles of mass 5 kg and 10 kg are attached at the two ends of a light rigid rod of length 1 मीटर। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डिस्टेंस of CM of this system from 5 kg। ये सवाल है। अब इधर देखो, सॉल्यूशन में आओ। देखो ये है 10 किलो M2 या 10 किलो रहने दो, ये है 5 kg। अच्छा चलो यहाँ मान लेते हैं CM, ये दूरी x, ये दूरी 1 माइनस x, क्योंकि ये पूरी दूरी 1 मीटर है, यानी रॉड की लंबाई। अच्छा देखो 2 पार्टिकल का सिस्टम है और ये CM है, तो मास गुणे CM से दूरी और मास गुणे CM से दूरी, बिल्कुल फ्री फंड का सवाल। M1 R1 इक्वल टू M2 R2। तो ये लीजिए सवाल सॉल्व हो गया, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। दो पार्टिकल का सिस्टम कहीं भी मिले तो इससे बढ़िया फार्मूला नहीं है। M1 R1 इक्वल टू M2 R2 लगा दीजिए, एक लाइन में सवाल सॉल्व हो जाता है। तो थोड़ा सा पहचानो जो क्वेश्चन नीट में अक्सर आते हैं और जितना आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ये लो, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। अब M1 की जगह 5 गुणे में x और M2 की जगह 10 और गुणे में 1 माइनस x। 5 से काटो, 2 गुणा करो, x इक्वल टू 2 माइनस 2x यानी 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3 मीटर।
कहाँ से? यहाँ से। या अगर सेंटीमीटर में लिखना हो तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू 100 से गुणा करो तो मेरे ख्याल से 67 सेंटीमीटर है ना, 1/3 थे, हाँ 67 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। ये नीट में आया सवाल है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, देख लो आप क्या रखा है। आइए इसी कैटेगरी का एक और सवाल देख लो, क्लियर हो जाए कैसे करना है इन आसान सवालों को। कितना आसान है। दो पार्टिकल हैं, कुछ दूरी पे रखे हों तो CM उसी लाइन पर आएगा तो कहीं मान लो। चलो लिखो अगला एग्जाम्पल। द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन atoms in carbon monoxide molecule is 1.1 angstrom. The mass of carbon atom is 12 AMU and the mass of oxygen atom is 16 AMU. क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ CM यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल फ्रॉम कार्बन एटम। ये लो, कार्बन एटम से कितनी दूरी पर, तो चलिए यहाँ ऑक्सीजन मान लें, यहाँ कार्बन मान लें। अच्छा, इसका मास कितना है 16 AMU, इसका मास कितना है 12 AMU। चलिए यहाँ कहीं CM मान लेते हैं, ये दूरी x मान लेते हैं, तो ये दूरी 1.1 माइनस x हो गई क्योंकि पूरी दूरी 1.1। चलिए वही दो पार्टिकल का सिस्टम है, उनके बीच की दूरी दी गई है, सीधा सीधा फार्मूला कौन सा लगेगा? ये लो, M1R1 इज इक्वल टू M2R2। M1 की जगह क्या ले लें 12 और इंटू में R1 की जगह x और इक्वल में 16 इंटू 1.1 माइनस x। अच्छा चलो काटो, 4 से काटो 3, 4 से काटो 4, खोलो इसे 3x इक्वल टू 4.4 माइनस 4x, इधर लाओ 7x इक्वल टू 4.4 यानी x इक्वल टू 4.4/7 क्या है ये अंगस्ट्राम। सॉल्व करो कितना आएगा 0.63 अंगस्ट्राम के आसपास आएगा। ये लो आंसर, ये भी नीट में आया सवाल है ना, बिल्कुल आसान। आइए थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ढूंढने की बातें अभी हो रही हैं, आइए सेंटर ऑफ मास ढूंढने का थोड़ा और डिस्कशन किया जाए। लिखो पहले नोट, ये लो, नंबर 1 फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग की बातें हो जाए। ये है देखो सेमी सर्कुलर रिंग यानी आधी रिंग, ये है आधी रिंग। ये सेंटर रेडियस R और ये है इसका CM। दूरी सुन लो 2R/π। इसे याद करना है, शुद्ध शुद्ध रटना है फार्मूला।
दूसरे नंबर पे लिख दो फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क। चलिए डिस्क की बातें हो जाए। यह है देखो आधी डिस्क, यह है इसकी रेडियस और यह है इसका सीएम। दूरी सुन लो 4r/3π। ये लो, ये पूरा भरा होता है, ये केवल लूप है, रिंग जिसे कहते हो आधा लूप। चलिए तीसरे नंबर पर लिखिए, नंबर 3 फॉर ट्रायंगुलर लैमिना। लैमिना यानी चद्दर, शीट। ये है देखो ट्रायंगल, ये लो, ये है ट्रायंगल। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3। ये पूरा चद्दर है, पूरी शीट है, ये लो। अच्छा, XCM का फार्मूला लिखो, XCM x1 प्लस x2 प्लस x3/3। YCM का फार्मूला लिखो, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये दोनों जानते हो क्या है? मैथ अगर ज़रा सी आपको आती है तो इस ट्राइंगल के सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्लियरली सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर लैमिना यानी शीट लाइज एट इट्स सेंट्रॉयड। याद रखिएगा, यानी ट्रायंगुलर लैमिना के सेंट्रॉयड पर सेंटर ऑफ मास होता है। और सीधा सीधा फार्मूला, तीनों कोनों के पहले कोऑर्डिनेट ढूंढिएगा और फिर फार्मूले में रख दीजिए। आइए नंबर 4 पे लिखते हैं। नंबर 4 कोण। कुल 6 हैं ये, जिन्हें हमें याद करना है, लेकिन जनरली हमने देखा है कम ही पूछा जाता है पेपर में, फिर भी कोर्स में है तो पढ़ लो। नंबर 4 पे लिखो फॉर कोण। कोण, ये देखिए कोण, ये है कोण। ये सेंटर, ये रेडियस, ये इसकी हाइट h। चलो यहाँ लिख देते हैं h, कोण की ऊंचाई है, ठीक। CM यहाँ कहीं आता है, दूरी जानते हो क्या है यहाँ से, h/4। याद करो। नंबर 5 फॉर हेमी स्फेरिकल शेल कह लो या बाउल यानी कटोरा। ये है देखिए कटोरा, हेमी स्फेरिकल बाउल है यानी कटोरा जैसा। ये है इसका सेंटर, रेडियस r। ये लो, यहाँ कहीं CM है इसका, दूरी जानते हो कितनी है, r/2। और आखिरी में लिखो नंबर 6। नंबर 6 पे हम लिखते हैं हेमी स्फीयर यानी आधा स्फीयर, वो भी सॉलिड, क्योंकि ये हालो था यानी खोखला था। चलिए नंबर 6 पे लिख दिया जाए फॉर हेमी स्फीयर यानी आधा स्फीयर। ये लो,
ये है आधा स्फीयर, रेडियस सेंटर, इसका सीएम यहाँ कहीं आता है, और ये दूरी जानते हो कितनी है, 3r/8। कुल मिलाकर देखो 6 हैं, और ये 6 रिजल्ट याद कर लो। जैसा मैंने बार बार कहा, पूछा बहुत कम जाता है नीट में, एक आध बार सवाल आए हैं। आइए देख लें एक आध सवाल इसके। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये एक ट्रायंगुलर लैमिना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक ट्रायंगुलर लैमिना यानी शीट। अच्छा, ये दूरी दी गई है b, यानी इसकी चौड़ाई क्या कहते हो, बेस, और ये ऊंचाई दी गई है h, और हमें इस लैमिना का के सीएम का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ लिख लो ट्रायंगुलर लैमिना। चलिए सवाल लिख लें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सीएम ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना। ये लीजिए, देखिए इसके लिए हमने अभी पढ़ा है कि हमें तीनों कोनों के कोऑर्डिनेट चाहिए। तब आप खुद ही बनाइए, बताइए ये ओरिजिन है 0,0, ये दूरी b है तो इसके कोऑर्डिनेट बोलो b,0। अच्छा, ये दूरी h है तो इसके कोऑर्डिनेट 0,h। बताइए तीनों के कोऑर्डिनेट मिल गए, फार्मूला आपकी जेब में है। इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इसको x3 y3 मान लो, मर्जी आपकी। बताइए अच्छा सोल्यूशन में चलो, यक्स सीएम का फार्मूला बोलो, x1 + x2 + x3 अब y3। बताओ अच्छा, x1 इसे 0 + x2 यानी b + x3 यानी 0, अब बटे में 3 कितना आया ये b/3। इसी तरीके से चलिए y सीएम ढूंढिए। बताइए y1 + y2 + y3 अब y3। बताओ क्या लिखोगे, y1 की जगह 0, y2 की जगह 0 और y3 की जगह h, y में 3 कितना आ गया h/3। बताइए क्या आंसर लिखोगे, y सीएम पा गए, x सीएम पा गए, कोऑर्डिनेट चाहिए, लीजिए सवाल सॉल्व हो गया। क्या लिखा जाए, आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे b/3, h/3। ये मेडिकल में आया सवाल है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल फार्मूलों का सवाल। आइए एक और क्वेश्चन देख लें इसी कैटेगरी का, यानी ये जो अभी हमने 6 फार्मूला रटे इन्हीं में से। ये लीजिए एक और सवाल। देखो एक बच्चों का खिलौना बनाया गया है, और कैसे बना है, एक कोन और आधा स्फीयर जोड़ के। ये लो, अच्छा इसकी रेडियस r और इस कोन की ऊंचाई h, और सीएम यहाँ कह रहे हैं, और ये कोन है सॉलिड और ये हेमी स्फीयर है वो भी सॉलिड। अच्छा दोनों एक ही मटेरियल के बने हैं, यानी दोनों के डेंसिटी सेम है। अब देखो ये कह रहे हैं कि सीएम अगर दोनों के कॉमन सरफेस पे आता है तो एच और आर में रिलेशन बताइए। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड रिलेशन बिटवीन एच एंड आर। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ भी मास कॉन्टिन्यूसली भरा हुआ है, लेकिन हमें मालूम है कि कोन का सीएम कहाँ होता है, हमें मालूम है इस आधे स्फीयर का सीएम कहाँ है, और सीएम आप जानते हो वो पॉइंट है जहाँ कुल मास हम समेट के रख सकते हैं, यानी इकट्ठा कर सकते हैं। तो आइए ज़रा इस कंसेप्ट को यूज करें। चलिए देखिए, ये है सीएम किसका, पूरे सिस्टम का, पूरे खिलौने का, और यहाँ पर हमने रख दिया मास किसका, कोन का। कोन का सीएम यहाँ से h/4 की दूरी पर है, और सीएम वो पॉइंट होता है जहाँ कुल मास रख सकते हो। तो केवल कोन की बात हो रही है, तो कोन का सीएम जहाँ पर है वहाँ कोन का मास रख दो, ये रख दिया h/4 की दूरी पर। अच्छा बताइए, आधे स्फीयर का सीएम जहाँ पर हम आधे स्फीयर का मास रख सकते हैं 3r/8 की दूरी पर। कहाँ से, ये लीजिए सेंटर से 3r/8, यानी ये हुआ आधे स्फीयर का मास और ये हुआ कोन का मास। बताओ, दो पार्टिकल का सिस्टम और सीएम से दूरी और सीएम से दूरी, मास गुणे सीएम से दूरी, मास गुणे सीएम से दूरी। तो बताइए फार्मूला क्या लगाएं, m1r1 बराबर m2r2। अब m1 क्या है, कोन का मास, बताइए कोन की डेंसिटी, अब गुणे कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 πr² इंटू h। अच्छा ये हो गया मास, अब गुणे में दूरी, बोलो h/4, और बराबर में m2 यानी आधे स्फीयर का, तो डेंसिटी गुणे 2/3 πr³, क्योंकि 4/3 πr³ स्फीयर का होता है, पूरे स्फीयर का। अब गुणे में दूरी 3r/8, ये लो। अच्छा काटो, रो से रो कट गया है ना, रो से रो कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और ये देखो 4 और ये 2 और ये 8, ये भी कट गया। क्यों, 2 से काटो 4 और ये 4 4 कट गया। अच्छा πr² और πr² कट गया, तो 3 बचा, 2 ठो r बचे, यहाँ 2 ठो h बचे, तो क्या बचा, h² बराबर 3r², h बराबर √3r। लीजिए आंसर आ गया, है ना, बिल्कुल आसान। ऐसे सवाल आराम से कर सकते हो। अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास ढूंढने का जो नाटक था वो यहीं पूरा हो गया है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास कैसे चलता है, उसकी वेलोसिटी ढूंढेंगे, उसका एक्सेलरेशन ढूंढेंगे, उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।